सुप्रभात विद्यार्थियों। प्राचीन भारतीय इतिहास की डिजिटल कक्षा में आपका स्वागत। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ गुप्त काल के बारे में। विद्यार्थियों, हमारे ये पार्ट 1 का जो सिलेबस है उसमें जो चौथा यूनिट है वो गुप्त राजाओं से, गुप्त वंश से संबंधित है, जिसमें गुप्त काल के 4 प्रमुख राजाओं की उपलब्धियों को शामिल किया गया है। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त। साथ ही गुप्त प्रशासन की क्या विशेषताएं रहीं उसकी चर्चा भी इस यूनिट में की गई है, और भू राजस्व व्यवस्था गुप्त काल में कैसी थी वो भी आपके इस सिलेबस में शामिल है। इसी के साथ साथ गुप्त युगीन अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं वाणिज्य, ये भी हमें जो है इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ना है। साथ ही गुप्त युगीन कला, वास्तुकला, साहित्य, दर्शन, विज्ञान एवं तकनीकी विकास, ये भी इस यूनिट में है। और इस प्रकार ये जो पूरा चौथा यूनिट है हमारा, वह गुप्त वंश की उपलब्धियों और उनकी कला, संस्कृति और व्यापार वाणिज्य से संबंधित है। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आज आपको बताना चाहूँगी गुप्त काल जो है एक महत्वपूर्ण काल माना जाता है भारतीय इतिहास में। और चौथी शताब्दी ईस्वी से भारतीय इतिहास में महान गुप्त नरेशों का युग शुरू होता है। इसी युग में भारतीय संस्कृति ने अपना परिनिष्ठित स्वरूप प्राप्त किया। इस वंश के क्रमिक उत्कर्ष के साथ साथ देश की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक एकता लगातार मजबूत होती चली गई। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार कहते हैं कि इस प्रकार गुप्त शासकों के शासनकाल में भारतीय इतिहास की धारा ने पुनः प्रबल रूप धारण किया और वह देश को सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर करती चली गई। विद्यार्थियों, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। गुप्तों ने मौर्यों के पतन के बाद नष्ट हुई भारत की राजनीतिक जो स्थिति थी को पुनः जो राजनीतिक स्थिति अव्यवस्थित हो गई थी उसको पुनः उस शक्ति को अर्जित किया तथा लगभग संपूर्ण भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांधा तथा शक्तिशाली आक्रमणकारियों का सफलतापूर्वक उन्होंने सामना कर भारत की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखा। इस युग में भारत ने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साहित्यिक व कला के क्षेत्र में अपार उन्नति की। विद्यार्थियों, गुप्त काल के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास अनेक साधन मौजूद हैं, स्रोत मौजूद हैं। इसमें सर्वप्रथम उल्लेख अभिलेखों का आता है, जिसमें गुप्त सम्राटों की जो उपलब्धियां हैं उनको जानने का ये महत्वपूर्ण साधन उनके अभिलेख ही हैं। ये अभिलेख शिलालेखों, ताम्रपत्रों, स्तंभों आदि पर उत्कीर्ण हैं। इनकी भाषा संस्कृत है। इनमें शासकों की वंशावलियां, शासक तथा प्रशस्तिकार का नाम उत्कीर्ण है। अतः गुप्त अभिलेख सर्वाधिक प्रमाणिक स्रोत माने जाते हैं। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, एरन अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभलेख, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त के 13 अभिलेख मौजूद है विद्यार्थियों, चंद्रगुप्त द्वितीय के 6 अभिलेख हैं और इनसे हमें उनके समय की प्रमाणिक जानकारियां मिलती हैं। साथ ही मुद्राएं जो है यानी सिक्के, तो गुप्त सम्राटों की उपलब्धियां जानने का दूसरा मुख्य साधन उनके सिक्के हैं। उन्होंने सोने, चांदी व तांबे की मुद्राएं प्रचलित की थी। इसके साथ साथ साहित्यिक सामग्री में अनेक ग्रंथ हैं, जिनमें भारतीय पुराण, देवी चंद्रगुप्तम, आर्य मंजूश्री मूलकल्प, मृच्छकटिकम, मुद्रा राक्षस, कामसूत्र व कालिदास के अन्य जो रचनाएं हैं वो हमें गुप्त काल की जानकारियां देते हैं। इसी के साथ साथ गुप्त काल में चीनी यात्रियों का भारत आगमन हुआ, जिनमें फाइयान जो है उसने चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्य में वे लगभग 6 वर्ष तक रहा और उसने प्रमाणिक जानकारी हमें उसके प्रशासन के बारे में खास तौर पर दी है। इसी प्रकार संग युन जो 520 ईस्वी में भारत आया और हुन आक्रमण की जानकारी हमें देता है। साथ ही चीनी यात्री इत्सिंग जो कि 671 ईस्वी से 645 ईस्वी के बीच भारत में रहा। और इसके अलावा जो अलबर्नी है जो 11वीं शताब्दी में आया था, इस मुस्लिम यात्री के विवरण से संभवतः तिथि को निर्धारित करने में हमें सहायता मिलती है। इसी प्रकार गुप्तकालीन युग में जो है बहुत सारी मोहरें जारी की गई थी और उन मोहरों से भी हमें गुप्त काल के इतिहास के बारे में सूचनाएं प्राप्त होती हैं। साथ ही जो स्मारक हैं जिसमें भूमरा का शिव मंदिर है, यानी स्मारकों में उस समय के जो महल और मंदिर हैं वो शामिल किए जाते हैं। तो भूमरा का शिव मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर तथा जो है पार्वती मंदिर, भीतर गांव का मंदिर, मेहरौली का लोह स्तंभलेख, ये सारी
जो है पुरातात्विक स्मारक हैं जो हमें गुप्त काल की उपलब्धियां दर्शाते हैं। विद्यार्थियों, अब हम चर्चा करेंगे कि गुप्त थे कौन, गुप्तों की जाति क्या थी। तो गुप्तों की जाति के संबंध में विद्यार्थियों अनेक मत विद्यमान हैं, प्रचलित हैं, जिनमें उनको वैश्य बताया गया है, ब्राह्मण, शूद्र, जाट, क्षत्रिय, अनेक जो है उन्हें कहा गया है उनके बारे में। गुप्तों ने क्योंकि क्षत्रियों के कर्तव्यों का पालन किया था, अतः उन्हें क्षत्रिय ही माना जाता है, माना जाना चाहिए। अब बात करें गुप्तों का मूल निवास स्थान क्या था, तो गुप्तों के आदि स्थान के बारे में भी पर्याप्त मतभेद है। पुराणों के अनुसार गुप्तों के राज्यों का उदय प्रयाग साकेत के बीच संभवतः हुआ, और डॉक्टर राजबली पांडे कहते हैं कि इसमें संदेह नहीं कि प्रयाग साकेत क्षेत्र ही गुप्तों का आदि निवास स्थान था। आधुनिक शोध के आधार पर गुप्तों का आदि स्थान पूर्वी भारत यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बंगाल माना जा सकता है। अब मैं बात करूं प्रारंभिक गुप्त शासकों के बारे में विद्यार्थियों, तो श्रीगुप्त जो है गुप्त काल का प्रारंभिक शासक था। गुप्त अभिलेखों में गुप्त राजवंश का संस्थापक श्रीगुप्त को कहा गया है। तो विद्यार्थियों, कभी भी आपको प्रतियोगी परीक्षा दे और आपसे पूछा जाए कि गुप्त जो है वंश की स्थापना किसने की थी, तो आपका उत्तर होगा श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त जो है, और गुप्त अभिलेखों में श्रीगुप्त और घटोत्कच ने महाराज की उपाधि का प्रयोग किया है, जबकि अन्य गुप्त सम्राटों के लिए महाराजा धीराज की उपाधि का प्रयोग किया गया है। इससे ये प्रतीत होता है कि वह एक सामंत शासक था, यानी श्रीगुप्त लिच्छवियों का, और इसका शासनकाल 275 ईस्वी से 300 ईस्वी तक माना जाता है। उसका पुत्र घटोत्कच था और उसका वह उत्तराधिकारी भी था, और उसने 300 से 320 ईस्वी तक राज्य किया। अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त प्रथम की, जो गुप्त वंश का प्रथम उल्लेखनीय पराक्रमी शासक था। उसका शासनकाल विद्यार्थियों रहा 320 से 325 ईस्वी, और यह गुप्त वंश का, जैसा कि अभी मैंने बताया, तीसरा शासक था। और चंद्रगुप्त ने ही गुप्त वंश में पहली बार महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। उसने उससे जो ज्ञात होता है अभिलेखों से कि चंद्रगुप्त प्रथम अपने 2 पूर्व राजाओं से ज़्यादा जो है शक्तिशाली था, और उसने अपने वंश की स्थापना में, उसकी प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चंद्रगुप्त का कोई व्यक्तिगत लेख या प्रशस्ति जो है उपलब्ध नहीं है, अतः उसकी उपलब्धियों को और तत्कालीन राजनीतिक घटनाओं के बारे में जानकारी विद्यार्थियों हमारे पास बहुत कम है। और उसके बारे में जो सूचनाएं मिलती हैं, 2 महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। एक तो ये कि वो गुप्त वंश का प्रारंभ उसने किया। चंद्रगुप्त प्रथम के समय की प्रमुख घटना, जैसा कि मैंने कहा, उसके राज्यारोहण के समय उसके द्वारा एक नए संवत की स्थापना करना था, जिसको गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। इस संवत की स्थापना उसने 319 बीसी ईस्वी में की थी। तो विद्यार्थियों, आपसे पूछा जा सकता है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, 1 नंबर का जो सवाल हमारे आता है कि गुप्त वंश की स्थापना कब और किसने की, तो हमारा उत्तर होगा चंद्रगुप्त प्रथम, और 319 से 320 के बीच। विद्यार्थियों, चंद्रगुप्त के समय की जो एक अन्य प्रमुख घटना है वह है कि उसने लिच्छवी राजवंश के साथ वैवाहिक संबंधों की स्थापना की, और ये उसके समय की उल्लेखनीय घटना थी। और उसने जो राजकुमारी कुमार देवी थी, लिच्छवी राजकुमारी, उससे विवाह किया था, और इसकी जानकारी हमें स्वर्ण मुद्राओं से मिलती है। इन पर मुख्य भाग पर यानी पृष्ठ भाग पर राजा और रानी की आकृति बनी है, और चंद्रगुप्त व कुमार देवी के नाम लिखे हुए हैं। पृष्ठ भाग पर सिंहासनासीन देवी की आकृति बनी है, और लिच्छवय लेख मिलता है। इसकी पुष्टि प्रयाग प्रशस्ति से भी होती है, जिसमें समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा गया है। लिच्छवियों के साथ हुआ ये विवाह संबंध राजनीतिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्व का था। इस विवाह के महत्व को रेखांकित करते हुए डॉक्टर रायचौधरी ने कहा है कि जिस प्रकार पहले बिंबिसार ने लिच्छवियों के साथ विवाह संबंध स्थापित कर अपनी स्थिति सुदृढ़ की थी, उसी प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध बनाकर गुप्त साम्राज्य की नींव रखी। वहीं डॉक्टर स्मिथ का भी ये कहना है कि ये पूर्णतः सत्य है कि लिच्छवियों से संबंध के फलस्वरूप चंद्रगुप्त एक स्थानीय राजा की स्थिति से उसके पिता जो उसके पिता और दादा को प्राप्त थी से ऊपर उठकर महाराजा धीराज की उपाधि को प्राप्त करने में सफल हुआ। इस प्रकार गुप्तों और लिच्छवियों के मिलने से गुप्तों में उस शक्ति की नींव पड़ी जिसने कालांतर में उसको उन्नति के शिखर पर पहुंचा दिया। अब चंद्रगुप्त जो है, उसके समय की एक अन्य महत्वपूर्ण घटना ये भी थी कि उसने अपने पुत्र समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी नियुक्त किया, और ये जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग अभिलेख से मिलती है। चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य विस्तार की जहाँ तक विद्यार्थी बात है,
तो वायु पुराण में से हमें ज्ञात होता है कि गुप्त वंश के वंशज गंगा के किनारे किनारे प्रयाग, साकेत और मगध का राज्य भोगेंगे। इससे ये स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त के राज्य में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल का कुछ प्रदेश शामिल था। पाटलिपुत्र भी उसके राज्य में था। डॉक्टर वासुदेव उपाध्याय के अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम ने पराक्रम से अन्य राज्यों को जीतकर पाटलिपुत्र में फिर से एक साम्राज्य की नींव डाली तथा उस शुभ अवसर पर महाराजाधिराज की पदवी धारण की। तो विद्यार्थियों, गुप्त वंश की शुरुआत जैसा कि हमने कहा चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा मुख्य तौर पर उल्लेखनीय योगदान के साथ हुई, और उसका क्या योगदान, चंद्रगुप्त का जो योगदान रहा गुप्त साम्राज्य की स्थापना में, उसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद अगले वीडियो में हम बात करेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। धन्यवाद।